जो उन्वान मुझे दिया गया है बेसिक कैपिटलिज्म से ज़्यादा बढ़ करके बिजनेस से रिलेटेड कामयाबी के शराइत क्या हैं, सबसे पहले उस पर बात करके फिर प्लानिंग से रिलेटेड भी मैं कुछ चीज़ें सामने लाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कि एक न्यूज़ और एक स्टैटिक्स जो है शाया हुई थी, काफ़ी पहले हुआ है लेकिन अभी भी ये सच है कि जितने लोग हिंदुस्तान में काम करते हैं, जितने अलग अलग कम्युनिटी है, कम्युनिटी वाइज देखा गया कि जो काम करने के काबिल है और वो कितने काम करते हैं लोग, तो उसमें मुसलमानों की तादाद सबसे कम थी और वो 33% है, और बुद्धिस्ट में सबसे ज़्यादा है वो 43%। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो बताया गया था वो ये था कि मुस्लिम्स में जो है वो ख़वातीन जो है वो काम नहीं करती, इसलिए उसका मुस्लिम्स का जो रेशो है वो सबसे कम है। बहरहाल ये सिर्फ एक स्टैटिक्स था जो आपके सामने मुझे रखना था। जो मेन टॉपिक है मेरा वो है कामयाबी के शराइत बिजनेस के ताल्लुक से। तो एक सवाल सिंपल सा मैं करके अपने बात चालू करता हूँ कि क्या आपने कहीं ये देखा कि आम के दरख्त से आम गिर रहे हैं, गिर नहीं रहे बल्कि ऊपर उड़ जा रहे हैं, आम के नहीं तो चीकू के, यानी कोई भी फल के नहीं होते। औरंगाबाद महाराष्ट्र में नहीं तो कहीं और इंडिया में या अमेरिका में या यूके में तो नहीं होता, बल्कि एक यूनिवर्सल रूल है, ग्रेविटी जैसा एक यूनिवर्सल रूल है, वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। उसी तरह से बिजनेस की कामयाबी के कुछ उसूल है जो हर एक के लिए यूनिवर्सल है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मर्द हो, ख़वातीन हो, सभी के लिए वो एक यूनिवर्सल रूल है। तो बिजनेस की कामयाबी के कुछ यूनिवर्सल रूल है जो मैं आपके सामने बेसिक रखना चाहता हूँ। तो इसमें 5 चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। ये है 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के लिए। एक है पैशन, सेकंड है एज, थर्ड है डिसिप्लिन, चौथा है इंस्पिरेशन और आखिरी है रिटर्न्स। पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी काम में कामयाबी के लिए अगर हमको जाना है तो जुनून के तौर पर हमको उसको काम करेंगे, तभी जाकर जो है हमको कामयाबी मिलती है। और पैशन जो होता है ये एक इन्फेक्शियस चीज़ है। अभी हम जानते हैं कि बीमारियां जो है ये इन्फेक्शन है, एक से दूसरे को लगती है ना। कोरोना जो है एक से दूसरे को फैल रहा है। उसी तरह से अगर किसी इंसान में अगर पैशन है तो वो पैशन उसका नज़र आता है और उसके घर वालों को भी नज़र आता है, उसके दोस्तों को नज़र आता है, वो जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको नज़र आता है और वो पैशन उनको भी लगता है, वो भी इन्फेक्शियस है। अगर आपके अंदर पैशन है तो फिर आपका इकोसिस्टम ऐसा बनेगा कि नहीं, हाँ इनको ये बहुत ज़्यादा जुनून है और इनको हमको मदद करना है, इसलिए फिर इकोसिस्टम जो है आपके उसके कामयाबी के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, बल्कि बगैर पैशन के आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लोग रोकें कि आप बस ऐसा ही कर रहे हैं, तो उल्टा भी हो सकता है कि आपके नज़दीकी लोग ही आपको रोकें। लेकिन अगर आप में पैशन है और ये सबको पता है कि ये आपका पैशन है तो आपको लोग रोकते नहीं हैं, बल्कि आपको बढ़ावा देने के लिए आपका पूरा इकोसिस्टम काम करता है। अब हमको कैसा पता कि हमारे अंदर पैशन है या नहीं है? पैशन को समझने के 3 चीज़ें हैं कि एक है आपके अंदर इंटरनल बहुत ज़्यादा एनर्जी है, किसी भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ह्यूज एनर्जी है। यानी अगर आपको कोई काम करना है तो याद दहानी की ज़रूरत ना पड़े या अलार्म लगाने की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ब खुद उसके अंदर उठें और खुद जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपको समझ में आता है कि ये आप इसके लिए पैशनेट है। फिर आपको उस कारोबार, उस काम के अलावा दूसरी चीज़ें सूझती नहीं है। अगर वही आपका जहन बार बार जाता है, बार बार जहन में वही चीज़ आती है, तो ये एक इंडिकेटर है कि आपके अंदर उसके ताल्लुक पैशन है। तीसरा है कि आपके पैशन पूरा करना ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, बल्कि पैसे के अलावा भी आप करते हैं। यानी अगर आपको किसी को पढ़ाने का पैशन है तो हो सकता है कि बगैर पैसे लिए, बगैर फीस लिए भी जो है आप उसको पूरा करने के लिए जो है जद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं पैशन के। और अगर आपके पास आपको पैशन पता नहीं है तो आपको चाहिए कि पैशन आप पता करें और उससे रिलेटेड जो है फिर
काम करें। सेकंड चीज जो चीज़ है इसके अंदर है वो है आपको कारोबार में कामयाबी के लिए एज होना ज़रूरी है। एज यानी जिस तरह से नाइफ के ऊपर एज होती है वो भी है। अगर नाइफ धार हमारी छुरी में अगर धार नहीं है तो वो क्या होगी, काटेगी नहीं बल्कि ख़राब कर देगी चीज़ों को। उस तरह से कुछ चीज़ों में हमको कोई महारत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बग़ैर महारत के अगर हम कोई काम को करने लगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो महारत हासिल करने के लिए जिस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आपका पैशन है, उस चीज़ में आपको वक्त लगा के तजुर्बे करके उसके अंदर आपको महारत हासिल करना ज़रूरी है। और महारत हासिल आप तब होती है कि कोई एक चीज़ को आप 10,000 घंटे तकरीबन कंटिन्यूअस करते रहते हैं तो वो एक अच्छा आपका एक उसके अंदर एज तैयार होती है। आप लोगों से उठकर कुछ और कर रहे हैं, रिसर्च कर चुके हैं कुछ और, मतलब आप एज ए लीडर उसके अंदर काम कर सकते हो। आप फॉलोअर की तरह वो कोई चीज़ नहीं करोगे बल्कि एक लीडर की तरह करोगे। और आप जानते हैं कि अक्सर मारवाड़ी भी बोलते हैं कि 3 साल आपको किसी बिजनेस में अगर खड़ा करना है तो उसके अंदर आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसी तरह से ये है, 10,000 घंटे अगर आप किसी चीज़ में आपने लगाए हैं तो हो सकता है कि आप उसके अंदर बहुत माहिर हो जाएं और फिर उसके अंदर आप जो है बहुत आगे तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। तो आपको ये वक्त लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको मौका मिले कि आप जो है 30 सेकंड में, 1 मिनट में अगर आपका इंट्रोडक्शन देना है आपको, तो आपको कुछ इस तरह से अपने आप को बताना होगा, आपके अंदर क्या एज है वो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि सामने वाले के जहन नशीन हो जाए, वो कभी भी ना भूले। अगर आपने इस तरह से आम तौर से मैंने अगर ये कह दिया कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बस फिर आप क्या है कुछ दिनों के बाद वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये स्पेशलाइजेशन है, मैं इसमें काम करता हूँ, मेरा इसमें पैशन है, मैंने ये सारी चीज़ें की हैं और बहुत कम वक्त में सही तरीके से अगर सामने रखता हूँ तो फिर जहन में याद रहेगी कि हाँ ये इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया था। तो जो हमारा एज होता है वो हमको सबके सामने जाहिर करना पड़ेगा, तब जाकर जो है हम लोगों को एक याद रखने का बहाना हमारे लिए देते हैं। तो ये दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये तीसरी जो चीज़ है बिजनेस के कामयाबी के अंदर वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है काम के अंदर हमारा फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर फोकस जो है हमारे एम के ऊपर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल इसके अंदर देता हूँ। आपने अक्सर डिस्कवरी पे या इसमें देखा होगा, शिकार करते हुए शेर का अक्सर बताया जाता है कि जब शिकार करने के लिए शेर तैयार होता है तो क्या करता है, वो दूर से ही बस सबको पहले देखता है और देखने के बाद किसी एक के ऊपर वो अपनी नज़र को टिकाता है और उसके ऊपर भी वो फोकस हो जाता है और फिर वो धीरे 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 उसके करीब बढ़ता है। डायरेक्ट झपटा नहीं मारता बल्कि बहुत कोशिश करता है कि कम से कम एनर्जी में उसके करीब जाए। और जब वो जाते रहता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसके बाजू से कोई और जानवर निकल जाए, लेकिन वो अपना फोकस कभी भी शिफ्ट नहीं करता, या उसको ऐसा लगे कि नहीं ये जानवर से दूसरा जानवर बहुत अच्छा तगड़ा जानवर दिख रहा है, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करता। एक बार वो फोकस अपना किसी एक जानवर पे कर ले तो फिर वो पीछे नहीं हटता, बस उसी के ऊपर जो है वो फोकस होके आगे बढ़ते रहता है। तो हमारा भी इसी तरह से जो हमने एम लिया है उसके ऊपर हमारा बहुत क्लियर फोकस होना चाहिए और उसके बाद जो है हमने उसी के ऊपर मेहनत करते रहना चाहिए, तब जाके कामयाबी मिलती है। दूसरी चीज़ होती है स्ट्रैटेजीज एंड मैट्रिक्स। यानी हमने दौड़ने का सोचे कि हमको अब बस भागना है, यहाँ से उठकर बहुत तेज़ी से हमारे कारोबार को बढ़ाना है, और हमने बहुत तेज़ी से उठे और भाग कर जाकर एकदम दीवार को टकरा गए, तो दीवार आ गई और टकरा गए तो क्या होगा हमको पता है। तो इस तरह से नहीं होती है कि एक बार हमने तय कर लें, तो स्ट्रैटेजी हमको बनानी चाहिए, प्लानिंग अगर हमको बनानी चाहिए। प्लानिंग्स के साथ अगर हम चीज़ों को करें तभी जाके जो है हमको कामयाबी मिलती है। बग़ैर स्ट्रैटेजी के, बग़ैर सोचे समझे अगर हम प्लान नहीं करते हैं तो भी हम प्लान करते हैं और वो है नाकामी का प्लान करते हैं। बग़ैर प्लानिंग के अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो भी हमारी नाकामी का प्लान बन चुका है, ये ज़रूरी है। तो स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे लेकर जाएं, ये हमारे को तय करना पड़ता है। और इसमें मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब
कर रहे हैं कोई भी चीजें, तो वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या। तो उसके लिए मापने का एक कुछ ना कुछ पैमाना होना चाहिए कि भाई 3 महीने में मुझे ये टारगेट्स अचीव करने हैं, 1 हफ्ते में मुझे ये काम करना है, 1 साल के अंदर हमने ये फाइनेंशियल अचीवमेंट्स हमने हासिल करने हैं। ये सारी चीज़ें जो है किस तरह से हम नापे जा सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम जो है सही से नहीं चल रहे। तो वो हमको बहुत अच्छी तरह से मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है कमिटमेंट। अब जब ये सारी चीज़ें सोच समझ कर हम जब कर लेते हैं तो फिर उस बिजनेस के साथ हमको कमिटेड होकर ही काम करना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, बहाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, कमिटमेंट पूरी नहीं करते। तो कमिटमेंट जो पूरा करता है वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है। हर तरीके से जो है कमिटमेंट को पूरा करने की ज़रूरत है। जैसे अभी शेर की मैं मिसाल दे रहा था, जब वो उसके ऊपर झपटा लगाता है, ऐसा नहीं है कि वो पकड़ के दबोच लेता है। हो सकता है कि उसके साथ वो गिरता है, पड़ता है, कुलांटा खाता है, लेकिन वो उस चीज़ को, उसके शिकार को छोड़ता नहीं है और उसको पकड़ के रखता है। तो गिरने पड़ने के बाद भी हमको हमारा जो कमिटमेंट है वो पूरी तरह से फॉलो करना है और उसको कंप्लीट करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ होती है डिसिप्लिन के अंदर, वो है कि आप कहीं पे भी मुतमईन होकर नहीं बैठ जाए, बल्कि अपने आप को और पुश करते रहें कि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हम किस तरह से करते रहेंगे। तो ये डिसिप्लिन के साथ अगर हम कुछ चीज़ें करें तो कामयाबी की जो है ये जामिन बन सकती है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इंस्पिरेशन। देखिए अभी जैसा बता रहे थे कि बिजनेस के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आगे भी बताता हूँ। एक स्लाइड है आगे, नहीं रहने दे, हाँ ये एक है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर्स। अलग अलग लोग होते हैं ना। एम्प्लॉय अगर हम हैं तो हम किसी और के लिए जो है अपने वक्त को लगा रहे हैं और उसके पैसे हम ले रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि हम किसी और के पास जाके काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वही वक्त जो है हम खुद अपने पास लगा रहे हैं। यानी अगर हमने कोई दुकान खोल के बैठी है या कुछ और किया है, वो हम खुद कर रहे हैं। ये 2 चीज़ें जो है ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। बिजनेस कब होता है? जब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जब आपके रिसोर्सेस आपके लिए काम कर रहे हैं, जब जो है एक सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, तब वो बिजनेस होता है। अदरवाइज आपने एक छोटी सी दुकान खोल के रखी है तो वो क्या होता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलग चीज है। और उसके आगे जब लोग आपके लिए काम करते हैं या पैसा या रिसोर्स, मशीनरी अगर आपके लिए काम कर रही है, सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, तो वो होता है बिजनेस। और बिजनेस से आगे होता है कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो और इन्वेस्टर बोल के आप काम कर रहे हो। तो वहां पर जो है चीजें आती हैं। अब बिजनेस अगर करना है तो वापस से स्लाइड पर, बिजनेस अगर करना है तो इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, टीम के साथ ही हो सकता है। टीम को लेकर आपको बिजनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीम को आप इंस्पायर नहीं कर सकते। इंस्पिरेशन जो है आप किसी को ऐसा सीधा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जेब से निकालो और किसी को दे दो। इंस्पिरेशन ऐसी चीज़ है कि ये एक ड्रीम होता है, वो खुद का होता है। उस ड्रीम को अगर आपने सबके सामने क्लियर किया कि क्या ड्रीम है, कहाँ जाना है, कैसा करना है, तो वो एक इंस्पिरेशन बनता है। जैसे कि एक मिसाल इसकी दी जाती है कि एक मोमबत्ती जो है एक अंधेरे कमरे के साथ कुछ भी नहीं करती, बल्कि वो खुद को जलाती है तो कमरे में रोशनी होती है। उसी तरह से मोटिवेशन जो है, इंसान अगर मोटिवेटेड है तो वो पूरी टीम को मोटिवेट करेगा, और अगर खुद में मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप वो मोटिवेशन किसी को दे नहीं सकते। और टीम अगर मोटिवेटेड नहीं है तो कोई काम नहीं होता। तो आप जब टीम बनाओगे तो टीम में भी आपको बहुत अच्छे क्रेजी लोग, जिनको उस काम का पैशन है, उस काम का शौक है, उसमें वो वक्त लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को काम लेकर काम करना है। कोई अगर फारिग है, उसके पास काम नहीं है, चलो उनको काम दे दो और ये सोचो कि वो काम कर लेगा और हम कामयाब होंगे, हमारा बिजनेस कामयाब होगा, ऐसा नहीं होता। आपको जब टीम सिलेक्ट करनी पड़ती है, टीम के साथ काम करना होता है, चाहे वो आपके घर वाले हो, बाहर वाले हो, कोई भी हो, वो लोग होने चाहिए जो बहुत क्रेजी है, उस मामले में जुनूनी है और उनको उस काम का शौक है। ऐसे लोगों को ढूंढ कर ही उनके साथ काम किया जाए, तब जो है काम अच्छे से होता है। फिर इंस्पिरेशन में जो सबसे अहम चीज़ होती है वो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन
जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर दो लोग आ जाए, दो से ज़्यादा लोग आ जाए, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को आप किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सिर्फ दो मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक है कि आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि चीज़ें हमको पता होती हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर हमने सामने वाले की बात को पूरा नहीं सुना, हमने ये कहा नहीं नहीं हमको तो सब मालूम है और ऐसा नहीं ऐसा है, तो क्या होता है वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर आप सामने वाली की खामोशी से पूरी चीज़ें सुनकर ले और फिर वो क्या चाह रहा है उसको बोलने दे पूरा, तो आधा उसका बोझ पूरा जो दिल का होता है, गुबार होता है, वो निकल जाता है। तो तब वो फिर वापस से काम करने के मूड में आ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा है कि आपको बहुत ही स्माइलिंग फेस से अच्छे अंदाज में जो है लोगों से बात करना। ये दोनों चीज़ों से जो है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जा सकता है और फिर टीम को इंस्पायर करके ही आप जो है कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। कम्युनिकेशन एक इसके अंदर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए, कम्युनिकेशन के बगैर कोई भी काम सही से नहीं हो सकता। चाहे आपकी छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आपको बहुत क्लियरली लोगों को पहुंचाना चाहिए। कम्युनिकेट अगर आप सही से करेंगे तो आप टीम को इंस्पायर कर सकते हैं। और अच्छे से इंस्पिरेशन जिनका होता है वही लोग जो है वो कामयाबी की तरफ जो है दौड़ते हैं। आखिरी है रिटर्न्स। रिटर्न्स हमारे बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। हर टाइम जो है पैसा ही रिटर्न नहीं होता, लेकिन बगैर पैसे के भी कोई चीज़ नहीं चलती। तो हमको बहुत पता होना चाहिए कि कितना मिनिमम रिटर्न्स हमको मिलना है, कब तक मिलना है, वो कैसा मिलना है, लोगों के नज़र में उसकी क्या औकात है, क्या वैल्यू है। अगर आपका रिटर्न्स बहुत आप कम मिल रहा है, आप मुतमईन है लेकिन आपकी टीम मुतमईन नहीं है, या क्योंकि आपको कुछ और चीज़ें भी मिल रही हैं जो लोगों को पता नहीं है कि आप इसके लिए कर रहे हैं, तो आप कौन से रिटर्न्स आप उसके अंदर अचीव कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे सोशल कॉज होता है, बहुत सारे टाइम पे आपको किसी को सपोर्ट करना होता है, बहुत सारे टाइम पे आपको जो है लोगों तक चीज़ों को मार्केटिंग के जरिए पहुंचाना होता है। अभी धीरे धीरे आप बढ़ना होता है आपको, तो वहाँ पर रिटर्न्स यानी नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रिटर्न होता है। तो हर टाइम रिटर्न मापने के तरीके अलग होते हैं कि आप क्या हासिल कर रहे हो और कैसा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके बाद जो है ख़ास तौर से सरमायाकारी की जब बात आती है, आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो फाइनेंशियल एनालिसिस पूरा करना होता है, बिजनेस प्लान पूरा बनाना पड़ता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बनानी पड़ती है। तो बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर वक्त बहुत कम है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बिजनेस प्लान के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सिर्फ मैं यहाँ पर बताता हूँ। और फाइनेंशियल एनालिसिस अगर कोई भी करना होता है तो उसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो मैं बताता हूँ। और अगर ज़रूरत है तो हमारी जो टीम है, जो नंबर्स दिए गए हैं, उनके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट करते हैं कि आपको अगर किसी का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर चाहिए, बिजनेस प्लान बनाकर चाहिए, तो वो हम उसके लिए मदद कर सकते हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी सिर्फ मैं इस पे फोकस होकर ये बात को कंप्लीट करता हूँ और बाकी के सिर्फ स्लाइड्स आपके सामने रख लूँगा क्योंकि वो सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा। ब्रेक इवन एनालिसिस। कोई भी बिजनेस करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में ऐसा कौन सा पॉइंट है, यानी कितना काम करने के बाद हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंचते हैं, जहां पर हमारे को नुकसान ना हो। उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बहुत सिंपल एक चार्ट बनता है। इसके लिए कुछ चीज़ों को समझना पड़ता है। एक चीज़ है उसके अंदर के ऐसे कौन कौन सी कॉस्ट है जो फिक्स है, एक बार हमने लगा देने के बाद हमको बार बार नहीं लगाना पड़ता, वो फिक्स है। लेकिन वो कॉस्ट जो है सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर आएगी। अक्सर ऐसा हमने देखे हैं कि लोग जो है प्रोडक्ट बनाते टाइम पे बहुत सारे कॉस्ट को भूल जाते हैं या उनके सामने ही नहीं रहता वो, कि जैसे कोई मिठाई का एक कोई आइटम बना लिया और वो आइटम बनाने के लिए आपको जो वेरिएबल कॉस्ट लग रहे हैं, यानी इसके अंदर क्या क्या जा रहा है, वो आपने सारे गिन लिए और वो आपने
उसके हिसाब से उसका कॉस्ट निकाल दिया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए आपने चूल्हा लाना था, आपने चूल्हे में भी इन्वेस्ट किया, आपने उस जगह में भी इन्वेस्ट किया। आपको अगर कंटिन्यू करते रहना है तो और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर आपने वो सारी चीज़ें इन्वेस्ट की हैं। तो वो फिक्स्ड कैपिटल आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ रहता है, तो वो हमको मालूम होना ज़रूरी है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर क्या क्या ऐसे कॉस्ट हैं जो फिक्स्ड है, चाहे आप एक आइटम बनाओ या 1000 आइटम बनाओ उसके अंदर, तो आपको वो सारा सेटअप लगेगा ही। जैसे कि अगर मुझे साइकिल बनानी है तो साइकिल के लिए जो भी मेरा वर्कशॉप लग रहा है, मुझे वो वर्कशॉप लगेगा, चाहे मैं एक साइकिल बनाऊं, 10 बनाऊं या 100 बनाऊं। तो वो जो फिक्स मेरा वर्कशॉप के अंदर पैसा जा रहा है वो मेरा एक फिक्स असेट, फिक्स कैपिटल जो है उसके अंदर लग रहा है, फिक्स कॉस्ट उसके अंदर आती है। जैसे कि सैलरीज भी होती है, सैलरीज हैं, आप चाहे वो काम करो या ना करो, वो अमाउंट आपको देना ही है दिन भर में, तो वो फिक्स कॉस्ट के अंदर आती है। फिर दूसरी चीज़ें उसके अंदर होती है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, जितने ज़्यादा आप बनाएंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी जैसी बढ़ेगी वैसा वैसा रॉ मटेरियल के कॉस्ट ओवरऑल आपका बढ़ता जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो ये एक चार्ट है जहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, एक लाइन है ऊपर की और एक लाइन है नीचे की। नीचे की जो लाइन है वो है 0 से जो चालू हो रही है, वो है आपका सोल्ड क्वांटिटी। आप एक मुनाफा उसमें ऐड करके बेचते हो, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, यानी अगर 100 बेचने के बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा शायद कि आपको कोई भी क्वांटिटी हो सकती है वो, कि वहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस 0 है। पहले दूसरे 10 बेचने से आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये एनालिसिस जो है बहुत परफेक्टली हमको करना ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब डिमांड हो उसकी, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर अगर गैप है या मार्केट के अंदर कोई इनइफिशियंसी है, यानी अच्छे से वो चीज़ें नहीं दी जा रही है, तो वहाँ पर हमको जो है स्कोप मिलता है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ तरीके हैं वो हमने करने चाहिए, यानी वो उसका रिसर्च होती है कि किस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया जाए कि नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ होती है, आइडिया जनरेशन के कुछ मेथड्स होते हैं, वो भी समझना ज़रूरी है। ये भी एक बेसिक चीज़ है। तो आपको बिजनेस प्लान के लिए एग्जीक्यूटिव समरी चाहिए होती है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लगता है, करंट कंपनी का स्टेटस, कंपनी के बारे में हिस्ट्री, आपकी पूरी मैनेजमेंट की पूरी टीम क्या है, किस तरह से है, वो आपको बताना पड़ता है। बस मार्केटिंग का क्या प्लान है, आपने बना तो दिया, लेकिन किस तरह से आप बेचेंगे, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर रखेंगे, कैसा लोगों तक पहुंचेंगे, क्या करेंगे, तो उसका एक डिटेल प्लान हमको बताना पड़ता है। प्रोडक्ट के अंदर प्राइसिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से हम कर रहे हैं, डिमांड मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, रिस्क अगर कुछ है तो वो क्या है और उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाए, ब्रांडिंग किस तरह से की जाती है, प्रमोशन, यानी मार्केटिंग और सेल्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो दोनों को भी समझना ज़रूरी है। वहाँ पर डेवलपमेंट के सारी चीज़ें हैं। तो ऑपरेशन प्लान होते हैं जिसके अंदर हमको मैन्युफैक्चरिंग प्लान की पूरी इन्फॉर्मेशन रखना पड़ती है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी आप क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, आईपी अगर है तो उसको किस तरह से सेव करेंगे। फाइनेंशियल प्लान के अंदर भी बहुत डिटेल्स में हमको काम करना पड़ता है। रिस्क एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कितना इसके अंदर रिस्क है, मार्केट रिस्क है क्या, ऑपरेशन वाइज रिस्क है क्या, स्टाफ के थ्रू हमको रिस्क है क्या, पैसे की वजह से हमको कुछ रिस्क है क्या, और मैनेजर्स वगैरह हैं तो उनके वजह से हम मैनेजरियल रिस्क कोई है क्या। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग्स के अंदर आती हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हमको करनी है तो एक तफसीली पूरा एक टॉपिक है।